कहानी शुरू होने से पहले ये इमेजिन करिए कि आप बैग पैक कर रहे हैं और अचानक से आपका कोई बहुत अपना आपको पीछे से आवाज देता है। आप जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां पे आपको एक आदमी का शरीर दिखता है जिस पे कोई सिर नहीं है, बल्कि उसके गर्दन से खून की धारा बह रही है। तो आप इस परिस्थिति में क्या करेंगे? चलिए सुनते हैं तमन्ना ने इस परिस्थिति में क्या किया। अगले दिन सुबह होते ही श्रद्धा ने आके दरवाजा खटखटाया। तमन्ना से उसकी चाय बनाने के लिए पूछने आई थी वो। तमन्ना ने कहा कि आज उसकी तबीयत बहुत खराब है तो आज वो खुद ही बना के खा ले। इसमें श्रद्धा ने कहा कि बच्चों को वो उसे दे दे, नहीं तो वो दोनों स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। लेकिन तमन्ना ने कहा उन दोनों की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो तीनों मिलकर आज कुछ देर और सोएंगे। फिर दरवाजा देकर पंकज के आने का इंतजार करने लगी वो और बैग में सामान पैक करने लगी। ऐसे वक्त पे उसे एक आवाज सुनाई दी जो उसने 12 साल पहले आखिरी बार सुनी थी। वो उसे उसके नाम से पुकार रहा था। तमन्ना ने जब आंख उठाकर देखा तो सामने एक सिरकटा खड़ा था। तमन्ना अचानक से उसे देखकर डर गई, लेकिन तभी उसे याद आया कि कल रात ही तो उसने उसे देखा था। खुद को संभल के तमन्ना ने उससे पूछा कि वो कौन है। सिरकटे ने कहा कि तमन्ना, तुम अपने पति को पहचान नहीं पा रही हो। तमन्ना को पिछले रात की सारी बातें याद आने लगी। उसने कहा कि ऐसे भयानक दिखने वाले सिरकटे को वो नहीं पहचानती और ये भी कहा कि वो आगे उससे तभी बात करेगी जब वो अपना सिर ले आएगा। लेकिन सिरकटे ने कहा कि ये तो मुमकिन नहीं है। जब तक श्रद्धा अपनी पूरी चोटी काट के नहीं देगी तब तक वो अपना सिर दूसरे कापालिक से छुड़ा के नहीं ला पाएगा। ये सुनकर तमन्ना ने कहा कि ठीक है सिरकटा गुलाम, जब सिर लेके गुलामी कर पाओगे तब आना, वरना मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी। इससे सिरकटे को बुरा लगा। उसने कहा उसके मौत के बाद उसके शरीर को ठीक से जलाया नहीं गया। वहां से उसे उठाकर एक कापालिक ने उसे ऐसे गुलामी के काम पे रख लिया। उसे बार बार गुलाम ना कहे, उसे इसमें बुरा लगता है। वो अपनी मर्जी से तो गुलाम नहीं बना। तभी तमन्ना ने कहा कि वो कल रात सब कुछ देख चुका है और अगर वो तमन्ना की बात पे राजी नहीं हुआ तो वो जाके श्रद्धा को ये झूठ बोल देगी कि सिरकटा आके उसके नाम पे उल्टा सीधा बोल रहा था। इससे सिरकटे को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी, इसीलिए वो तमन्ना की 3 शर्तों पर राजी हो गया। पहला शर्त ये था कि वो परिवार में किसी का नुकसान नहीं करेगा। दूसरा ये था कि श्रद्धा को वो घर में और किसी का आयु नहीं लेने देगा। और तीसरा ये था कि उसे उसकी चोटी के बारे में सब बताना होगा। सिरकटे ने कहा कि उसे गुलाम बनाकर इस घर में इसीलिए लाया गया है ताकि श्रद्धा बच्चों से आयु ले पाए, तो कैसे वो श्रद्धा को रोक पाएगा। लेकिन तमन्ना की बात सुनकर वो शर्त मानने पे मजबूर हो गया। लेकिन उसने भी एक शर्त रखा कि उसके बदले में तमन्ना भी श्रद्धा को जाके कुछ नहीं बताएगी और उसके कान में हवा से भी बातें चली जाती है, इसीलिए घर में कभी इसे लेकर वो कोई बात नहीं करेगी। तमन्ना भी मान गई। ऐसे ही अचानक से तमन्ना ने पूछा कि सिरकटे में जो दम है तो कल रात उसने खुद श्रद्धा की चोटी क्यों नहीं काट ली। तब सिरकटे ने कहा इससे श्रद्धा को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि वो सबको मार देती। उसकी चोटी काटनी है तो पूर्णिमा तिथि में ही काटना होगा। ये बोलकर वो चले जाने ही वाला था कि तभी तमन्ना ने कहा कि तुम मेरे परिवार के लोगों के आयु बचाओगे, इसके बदले में मैं भी तुम्हारा कुछ काम करूंगी जो तुम बाद में समझ पाओगे। ऐसे वक्त पे अचानक से पंकज घर लौट आया और दरवाजे के बाहर से सिरकटे को देख के झट से अंदर आया। लेकिन तब तक कमरे में सिर्फ तमन्ना थी और उसके 2 बेटे सो रहे थे। उसके बाद से घर के अंदर पंकज के साथ तमन्ना भी एक छाया का अस्तित्व अनुभव करने लगा। इन दिनों काम इतना रहने लगा कि श्रद्धा बाकी किसी के भी आसपास नहीं आ पाई। लेकिन सिरकटे के लिए तमन्ना इस घर में रह गई, इससे अच्छा लगा उसको।
इसी बीच जब सारे सो गए थे, तमन्ना के साथ मिलने आया सिरकटा। ऐसे ही बात बात में तमन्ना ने बोला कि वो खुद ही उसे श्रद्धा के बारे में इस घर में एक भी बात करने से मना करता है, तो वो खुद क्यों इसे लेकर बात करने आया है। तब सिरकटे ने कहा कि उसके पास भी थोड़ी शक्ति है, जिससे उसके सामने कोई अगर कुछ भी बोले तो वो श्रद्धा तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन उसकी असली शक्ति उसके सिर में है, जिसे कापालिक ने अपना गुलाम बनाकर रखा है। वो कापालिक और ज्यादा शक्तिशाली होना चाहता है, इसीलिए ही वो श्रद्धा की चोटी मांग रही है, जिसमें बहुत शक्ति है। शादी होने से पहले तमन्ना जानती थी कि कुछ बीमारी के कारण से श्रद्धा के घर में जो भी लोग थे और जितने भी रिश्तेदार थे, सारे मर चुके थे। घर छोड़ के चले जाने की वजह से वो बीमारी श्रद्धा को नहीं लग पाई, लेकिन आज सिरकटे से पता चला कि वो खुद अपने माँ बाप और एक भाई को तंत्र साधना के लिए इस्तेमाल करके दिन पर दिन उनसे आयु लेती रही, और जब वो सूख गए तब बीमारी का नाटक करके उन सबको मार के वो वहां से भाग गई। फिर जब जब जितने भी रिश्तेदार उसकी देखभाल करने के लिए आगे आए, वो उन लोगों के घर जाते ही उनके परिवार के एक एक सदस्यों से उसकी आयु लेकर उन्हें भी मारने लगा। आखिर में एक रिश्तेदार को ये दिख गया, तभी उसने जल्दी से श्रद्धा की शादी की बंदोबस्त किया। लेकिन सब कुछ श्रद्धा पहले से ही जान गई थी, और जिससे उसकी शादी हुई थी उसके घर में सिर्फ वो अकेला आदमी था। उसमें आयु भी उतना बचा नहीं था, इसीलिए उससे उसकी पूरी आयु एक रात में ही लेकर अगले दिन ससुराल जाते वक्त उसे चलती गाड़ी से गिरा के मार दिया था। उसके बाद उसने अपने उस रिश्तेदार के घर में जाके उन लोगों को भी मार दिया। फिर गांव से शहर आ गई और खुद ही घटक से मुलाकात करके उसने अपनी शादी की बात की, क्योंकि उसे एक परिवार चाहिए था जिसमें वो फिर से रह सके। वहां उसे इस घर का पता चला, तभी उसने तंत्र से कुछ दिन बाद तमन्ना को घटक से मिलवाया, और ऐसे ही उन लोगों की शादी हो गई। उसके बाद से सब श्रद्धा से दूर रहने लगे, सिवाय पंकज के। ऐसे 2 दिन गुजर गए। पंकज काम पे जाने से पहले तमन्ना ने उसे एक चिरकुट दिया, जिसमें लिखा था कि किसी भी तरह इस पूर्णिमा की रात में 2 से 3 बजे के अंदर श्रद्धा की चोटी काट के तमन्ना को लाके दे, ताकि वो उसे तभी जला सके। पंकज चिरकुट पढ़ के उसे निगल गया। कैसे भी करके वो सब पूर्णिमा के दिन तक आए। 2 बच्चों की हालत तो ठीक थी, लेकिन पंकज और सिकुड़ चुका था। उस पूर्णिमा की रात श्रद्धा को लेकर जल्दी से सो गया पंकज। रात में अपने कमरे में 2 बच्चों को बैठा कर आग जला दी तमन्ना ने। रात के ठीक 2 बज रहे थे। काम इतनी सफाई से हुआ कि श्रद्धा को भनक तक नहीं लगी कि क्या चल रहा है। पंकज साथ में एक कैंची लेकर सोया था। 2 बजते ही उसने एक ही बार में उसकी चोटी काट ली। श्रद्धा चिल्लाते हुए जाग गई। किसी तरफ ना देखकर भागते हुए जल्दी से पंकज कमरे से बाहर आ गया। किसी और दिन होता तो पलक झपकते ही श्रद्धा उसे मार देती, लेकिन आज पूर्णिमा में वैसे ही उसकी शक्ति कम थी, ऊपर से उसकी चोटी भी कट चुकी थी। वो भी दौड़ते हुए पंकज का पीछा करने लगी। तमन्ना के कमरे का दरवाजा खुला था। पंकज अंदर जाके उस चोटी को तमन्ना के हाथ में देते ही बिना वक्त गवाए तमन्ना ने उसे आग में फेंक दिया। तब तक श्रद्धा भी आ चुकी थी उस कमरे में, और सिरकटा भी आ गया था। उन लोगों ने अपने आंखों के सामने देखा कैसे सुंदरी श्रद्धा धीरे धीरे बदल गई एक बूढ़ी औरत में, वहां से एक कंकाल और फिर राख में। पास से सिरकटा चिल्लाने लगा, मुक्ति मुक्ति बोल के। पूर्णिमा की रात श्रद्धा की बालों की शक्ति से सिरकटा का सिर धीरे धीरे दिखने लगा। तमन्ना ने उसे याद दिलाया कि एक दिन उसने बोला था कि अगर वो उसके परिवार को बचाता है तो वो भी उसका मदद करेगा। ऐसे ही सिर वापस देके तमन्ना ने उसे मुक्त करा दिया। फिर एक मुहूर्त देखकर बाद में पंकज ने राजकुमार का भी अंतिम संस्कार करवाया और फिर अपनी बहन और 2 भांजों को लेकर खुशी खुशी रहने लगा।